वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। मुझे आज अत्यंत आनंद हो रहा है कि भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ के द्वारा एक नया प्रवाह प्रवाहित किया जा रहा है। सबसे पहले तो यह अवसर देने के लिए मैं भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे प्राचीन भारत में जो ज्ञान का भंडार छिपा हुआ रहा और जिसे प्रकट होने का अवसर स्वतंत्रता के पश्चात भी जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला, उस ज्ञान भंडार को, हमारी उन प्राचीन विद्याओं को एक प्रतिष्ठित स्थान देकर के उनको भी संसार के सामने लाने के लिए हमारी नई शिक्षा नीति में उसके लिए योग्य स्थान सम्मान के साथ प्रदान किया है। वास्तव में यह बात बहुत पहले होना आवश्यक थी, क्योंकि हमारा देश आज भी एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता के रूप में, एक आध्यात्मिक देश के रूप में और एक समस्त विद्याओं के आकर देश के रूप में प्राचीन काल से पहचाना गया है। भारत शब्द का अर्थ ही वह है मित्रों। भा का अर्थ है आभा, प्रकाश। प्रकाश ज्ञान का होता है। इस देश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह देश सर्वदा ज्ञान में डूबा रहा। इस देश ने प्राचीन काल से ज्ञान की आराधना की। कोई भी इस बात से असहमत नहीं है कि संसार से सबसे पहले ग्रंथ जो उपलब्ध होते हैं वे वेद हैं। ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसके पश्चात का सारा वैदिक वाङ्मय और वेदों के ऊपर आधारित जो हमारे षडंग है, जो हमारे षड दर्शन हैं, उसके साथ साथ 18 पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण आदि सारे ग्रंथों में जो ज्ञान छिपा हुआ है वह ज्ञान संपूर्ण विश्व के लिए एक अत्यंत बड़ा खजाना रहा है। क्योंकि भारतीय ऋषियों ने इस ज्ञान की आराधना जो की वह किसी भी प्रकार के निजी स्वार्थ के लिए नहीं की। भारत के प्राचीन ऋषियों का उद्देश्य ये रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मनुष्य को यह मानव शरीर मिला है, यह ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसका सदुपयोग केवल मेरे लिए अथवा मेरे आसपास के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, संपूर्ण संसार के लिए होना चाहिए। क्योंकि सारा संसार एक परिवार, यह भारतीय दृष्टिकोण रहा है। वसुधैव कुटुंबकम यह शब्द केवल आपको प्राचीन भारत के योग वासिष्ठ में ही मिल सकते हैं। तो
संसार को सुखी बनाने की आकांक्षा लेकर के भारतीय ऋषियों ने जो ज्ञान साधना की, वो वैसे भी प्रामाणिकता के साथ देखा जाए तो अद्भुत है, अपूर्व है और बेजोड़ है। ऐसी ज्ञान साधना आपको अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यह ज्ञान साधना जो हुई, इसके दो क्षेत्र रहे हैं जिनके नाम उपनिषदकार बतलाते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मानंद की प्राप्ति अथवा मोक्ष की वह दिव्य अवस्था का बोध। यह तो मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इस आध्यात्मिक विद्या को ही भारतीय ऋषियों ने केवल नहीं कहा, उन्होंने सारी की सारी भौतिक विद्याओं का प्रणयन किया है और उसका नाम उन्होंने अपरा विद्या ऐसा दिया है। यह जो विद्या है वह हमारे सारे अभ्युदय का विचार करती है। मनुष्य का जीवन समृद्ध होना चाहिए, वह सफल होना चाहिए, वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न होना चाहिए। अब यदि इस प्रकार का सुखमय, समृद्धिमय, आनंदमय मनुष्य जीवन निर्माण करना हो तो उसके लिए आधार ज्ञान ही हो सकता है। ये सृष्टि जो हमारे सामने विद्यमान है, इसमें अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। इन रहस्यों को खोज करके लोगों के सामने लाने का महान कार्य हमारे ऋषियों ने किया और वह कार्य इतना महान था कि जीवन के हर क्षेत्र में हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों के द्वारा जो योगदान किया गया है, उसकी तुलना संसार की अन्य किसी भी भूमि के साथ हम कर नहीं सकते हैं। एक सादी बात लीजिए, गणित की विद्या का जब विचार किया जाता है तो शून्य का अनुसंधान किसने किया? प्राचीन भारतीय विद्याओं को छिपाने का अथवा उनको आगे आने नहीं देने का षड्यंत्र चलता रहा। इसलिए अनेक बातों का श्रेय ग्रीकों को दिया गया, अन्य लोगों को दिया गया, लेकिन इतिहास प्रमाण है और आज ये बात प्रामाणिकता के साथ मुक्त कंठ से सबके द्वारा स्वीकार की जा रही है कि शून्य का अन्वेषण भारतीय ऋषियों ने किया हुआ है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोजा, ऐसा यद्यपि हम लोगों को पढ़ाया गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का यह संपूर्ण नियम हम लोगों को वैशेषिक सूत्रों में प्राप्त होता है। यह तो नासा भी स्वीकार करता है। जैसे जैसे इन प्राचीन ग्रंथों की ओर लोगों का ध्यान जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के ध्यान में एक बात आ रही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम इज द हाईएस्ट नॉलेज सिस्टम इन द वर्ल्ड। इतना प्राचीन और इतना परिपूर्ण ज्ञान आपको संसार की अन्य किसी भी भूमि के ऊपर उपलब्ध हो नहीं सकता है। केवल गणित की बात मैंने की, भारतीय कालगणना की ओर देखिए। सेकंड से आरंभ करते हैं आज हम, लेकिन माइक्रो सेकंड से आरंभ करते हैं। परमाणु से, तसरेणु से, कला, काष्ठा, इनसे आरंभ करते हैं भारतीय वैज्ञानिक और इसको इतना ऊंचे स्थान तक ले जाते हैं जिसको देख करके हम दिग्मूढ़ हो जाते हैं। चाहे भारतीयों का गणित हो, जिसमें आर्यभट्ट, वराह मिहिर आदि सब लोगों के योगदान विश्व प्रसिद्ध है, चाहे उनका हमारे अन्य किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में योगदान हो। भारत का विज्ञान, भारत का रसायन शास्त्र, भारत का पदार्थ विज्ञान शास्त्र, भारत की मेटालर्जी के बारे में सारा संसार दिग्मूढ़ है, क्योंकि दिल्ली का स्तंभ जो खड़ा है वह 2000 वर्षों से सभी प्रकार के ऋतुओं को झेलता हुआ लोहे का वह स्तंभ, उसमें जरा सा भी जंग क्यों नहीं लगा? किस प्रकार के रसायन का उपयोग उन्होंने किया होगा? अजंता के चित्रों में आज भी ऐसे लगता है कि ये रंग एकदम
अभी अभी भरे गए हैं, फ्रेश हैं। कौन से रसायन से बने थे वे, विज्ञान को आज भी पता नहीं है। मूल बात मित्रों, भारत की महान देन केवल आध्यात्मिकता में नहीं रही, वह भौतिकता में भी बहुत बड़ी रही है। हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद आज उसका विश्व में डिंडिम बजने लग गया है। उसको उपेक्षा का स्थान मिला था, योग की ओर कोई बढ़ता ही नहीं था। लेकिन आज योग है, आयुर्वेद है, प्रौद्योगिकी है, आज समाज शास्त्र है अथवा राजनीति शास्त्र है, सारे के सारे शास्त्रों में भारतीयों ने वो योगदान दिया है जो योगदान अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा। दुर्दैव की बात यह थी कि इन सब बातों की उपेक्षा की गई। नहीं, उपेक्षा नहीं केवल की गई, इन बातों को ढकने का प्रयास किया गया। ऐसा प्रयास किया गया कि ये बातें इतिहास में ही विलीन हो जाए, इन बातों को संसार भूल जाए, क्योंकि इन बातों के ऊपर भारत की अस्मिता टिकी हुई है। भारतीय राष्ट्र के ये मूल नींव के पत्थर है और हम लोगों के लिए यही प्रयास मध्यकालीन हमारी स्वतंत्रता के पश्चात की और उसके पूर्व की शिक्षा नीति ने किया कि वी शुड फॉरगेट आवर रूट्स सो दैट दिस कंट्री शुड नेवर स्टैंड। लेकिन मित्रों, सत्य ढकने से नहीं ढकता है। सूर्य के सामने बादल भले ही आ जाए, ग्रहण भले ही लग जाए, वो सदा के लिए नहीं टिकता है। सूर्य तो अपने तेज से आगे बढ़ करके चलता ही है। उसी प्रकार यह जो समय है, यह भारत के ज्ञान सूर्य के उदय का समय है। और इसीलिए इस नूतन शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो आदर किया गया, उसके लिए मैंने अभिनंदन किया। लेकिन केवल इसने से ही तो काम नहीं होगा, उसके लिए योग्य प्रकार का अभ्यासक्रम बनाना चाहिए। उसके लिए योग्य प्रकार से पुस्तकों का चयन करना सिखाना चाहिए। पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी, प्राध्यापकों का भी, व्याख्याताओं का भी चयन करना चाहिए। उन्हें भी इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। और केवल ज्ञान ही नहीं मित्रों, होना चाहिए इस भारत के लिए आत्मीयता का भाव। अब ये सब कहाँ मिलेगा? मुझे आह्लाद है कि भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़, यह जो पुणे से अपना आधार बना करके कार्य करने वाली संस्था है, इसने इस काल की चुनौती का स्वीकार किया और इस आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए इस प्रकार का मास्टर्स अभ्यासक्रम बनाया, जिसके माध्यम से भारतीय ज्ञान का वह खजाना सब लोगों को आधुनिक पद्धति में उपलब्ध हो जाए। मुझे अभिनंदन उनका भी करना चाहिए, यूजीसी का भी और हमारी केंद्रीय सभी संस्थाओं का भी, जिन्होंने इसे नेट की परीक्षा में स्थान देने का निर्णय लिया है। कहीं कहीं तो भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, हिंदू विचारधारा को, हिंदू प्राचीन शास्त्रों को अब अनिवार्य भी बनाया जा रहा है। उनके लिए इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना, उनके अनिवार्य बनाया जाना, यह तो सरकार ने कर दिया और भीष्म स्कूल भी उसके लिए सारा काम कर रहा है। कभी कभी छात्रों के मन में आ रहा है कि इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके हम लोगों का भविष्य क्या होगा। इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात यद्यपि हमने भारत के प्रति हमारी श्रद्धा के कारण, हमारी भारतीय विचारधारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के कारण इस ज्ञान को प्राप्त भी किया, तो भी हमारा करियर कैसे बनेगा। लेकिन मित्रों, मुझे ऐसे लगता है इसमें आने वाले समाज में, आने वाले दिनों में आपका करियर उज्ज्वलतम होना है। आपने सोचा था 20 वर्ष पहले कि योगासन सीख करके मैं क्या करूँगा, प्राणायाम सीख करके मैं क्या करूँगा, क्या ये भी करियर हो सकता है?
आज विदेशों में, भारत में योगासन, प्राणायाम, अष्टांग योग का अध्ययन किए हुए लोगों की इतनी मांग है। पश्चिम के देशों में तो है ही है, हजार की संख्या में हमारे युवा योगी, योग शिक्षक चीन में पढ़ा रहे हैं, अन्य देशों में भी पढ़ा रहे हैं। अन्य देशों में पढ़ाना तो मैं थोड़ा सामान्य भी समझता हूँ। चीन जैसा देश हमारे देश से भारत के योग शिक्षकों को बुला करके उनसे वहाँ पर प्रशिक्षण देता है। इसका अर्थ है कि हमारी योग पद्धति ने विश्व के ऊपर अपना अधिराज्य स्थापित कर दिया। हमारा आयुर्वेद भी ये कर रहा है। आगे चल करके ज्ञानम विज्ञान सहितम ऐसे कहने वाली भारत की यह परंपरा के जितने भी अधिकारी विद्वान हैं, जिन्होंने इसमें अध्ययन किया है, अपने अध्ययन को किसी उपाधि के द्वारा प्रमाणित भी कर लिया है, ऐसे लोगों का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल लगता है। स्थान स्थान पर अब आपको वैल्यू एजुकेशन देने वाले लोगों की आवश्यकता निर्माण होने वाली है। ये जीवन मूल्यों की शिक्षा आप कहाँ से पाएंगे? संसार में जीवन मूल्यों की केवल बातचीत होती रहती है। उसका जिस प्रकार का प्रतिपादन भारतीय ग्रंथों में किया गया है, वैसा प्रतिपादन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। सारे संसार को हमारे ऋषियों ने कहा, आइए और मनुष्य का जीवन कैसे जिया जाना चाहिए इसको सीखिए। तो आज के प्रोफेशंस में, आज के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, हमारे सरकार के अनेक प्रकार के कार्यालयों में उन लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है जो इन जीवन मूल्यों को आधार बना करके हमारे मानवीय संबंधों को सुधार सकते हैं। मानवीय संबंधों को कौन सुधार सकता है? वही सुधार सकता है जो मनुष्य के अंतरंग को जानता है। मनुष्य के अंतरंग को जानने के लिए, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को पहचानने के लिए जो सूत्र भारतीय विद्वानों ने दिए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनका विचार आपको संसार में और कहाँ पर मिलेगा? और इसलिए मानवीय जीवन का यह परिपूर्ण विचार, उसमें भी ब्रह्मचर्य का समय, गृहस्थ का समय, वानप्रस्थ का समय और हमारे जीवन की निवृत्ति के पश्चात का, जिसको प्राचीन काल में संन्यास कहते थे, वह समय, इस प्रकार से संपूर्ण जीवन का लाइफ मैनेजमेंट आपको और कहाँ मिलने वाला है? यह सब आपको मिलेगा केवल भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलेगा। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने वाले, उसको आत्मसात करने वाले युवकों के लिए मेरी दृष्टि में तो यह सबसे बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। मित्रों, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इससे हमारा करियर भी बनेगा, अपना जीवन भी बनेगा। जो भारतीय ऋषियों के ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को बनाता है, उसे यदि उसी ज्ञान का उपदेश करके, लोगों में बांट करके, लोगों को शिक्षा दे करके उपजीविका चलाने का साधन भी मिलता हो, तो उसका तो दुगना लाभ हो गया। इसलिए मुझे तो ऐसे लगता है कि नहीं लगता नहीं है, मेरा परम विश्वास है कि वे ही छात्र भाग्यवान हैं, वे ही युवक भाग्यवान हैं जिनको इस प्रकार के हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा का ज्ञान अर्जित करने का मनोभाव निर्माण हो गया। अनेकों को यह मनोभाव निर्माण होता है। मैं तो अपने देश भर के प्रवास में देखते रहता हूँ, अनेकों को इस प्रकार का लगता है कि ये जीवन की शिक्षा हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन कहाँ से करें? भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़ ने जो सुंदर कार्य किया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह अवसर भी दिया और इस अवसर को अभ्यास क्रम का रूप दे करके सब छात्रों के लिए सामने लाया। और भी महत्वपूर्ण बात यह है किस प्रकार का यह कोर्स प्राप्त करने के पश्चात, चूंकि आगे चल करके इस प्रकार के अनेक विद्वानों की, शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी, जैसे योग शिक्षकों की आवश्यकता निर्माण हो गई, वैसे हिंदू शास्त्रों को जानने वाले, भारतीय परंपरा को जानने वाले विद्वानों की
युवकों की आवश्यकता निर्माण होगी, उस समय आपको स्थान स्थान पर बिल्कुल हमारी सेना से लेकर के सामान्य प्राथमिक स्कूलों तक और सभी प्रकार के कार्यालयों तक और व्यापार व्यवहार में भी चलने वाले जो अनेक कार्य हैं उनमें भी जीवन मूल्यों के पाठकों के रूप में स्थान मिल सकता है। और बहुत बड़ी बात तो भीष्म स्कूल ने ये की है कि इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाने का इन लोगों ने निश्चय किया है। ऑनलाइन शिक्षा तो खैर कोई भी कहीं से प्राप्त कर सकेगा, लेकिन प्रत्यक्ष सामने बैठ करके भी शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर पुणे में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा और मुंबई में मिलेगा। तो इस प्रकार से इस शिक्षा का लाभ सबको हो जाए, नहीं, ये भारत के प्राचीन ज्ञान का खजाना लूटने का मौका सबको मिल जाए, इस प्रकार का सुंदर उपक्रम जिन्होंने किया उन सब का और इसमें सहयोग करने वाले सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभी छात्रों से, युवकों से, मेरे भाई बहनों से आग्रहपूर्वक कहूँगा, मेरे जीवन का अनुभव कहूँगा कि मैंने जब इस प्रकार के शिक्षण का आरंभ अपने स्वयं की प्रवृत्ति से किया था, तब सब लोगों को लगा था कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। आज मेरी ओर देख करके लोगों को लगता है कि काश हम लोगों को भी ये सीखने मिल जाता। आप लोगों को वह अवसर योजनापूर्वक प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। आपका अभिनंदन। इस सुंदर शिक्षा के क्षेत्र में आपका स्वागत और आपके भविष्य की उज्जवल शुभकामना। धन्यवाद। भारत माता की जय।